होमवर्क कहाँ है? योयो मैम। यो यो नहीं, कहाँ? शो शो, जल्दी दिखा। प्रीति, बेटा फोटो क्यों नहीं दिख रही मुझे? बनी हुई फोटो का है? मैम डायग्राम। चार्ट तो तूने सही बनाया, डायग्राम का है? डायग्राम नहीं बनाई। डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, डायग्राम ऐड करियो इसमें। एक क्वेश्चन डायग्राम से होता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी WBC कौन सी है, डायग्राम से हो जाता है, ठीक है, गुड। योयो मैम। कर लिया, बाकी बच्चे? हाँ प्रिया दिखाओ। मैम मेरी एनसीईआरटी की बुक नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ मैम +1 की बुक नहीं मिल। तो गूगल कर लेती, PDF तो फ्री में डाउनलोड होता है। मैम वो आप तो बोल रहे थे सिर्फ उससे करना है, एनसीईआरटी वाले से। तो एनसीईआरटी गूगल से एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेती ना। ये सॉरी बहाना, मैम। ये बहाना तो फेल हो गया बेटा, साइड हो जा। मैम सच में? ना ना बिल्कुल नहीं। रुशिल, मैम ये जो WBC वाला ना? और कौन सा होमवर्क किया अभी तूने? यस मैम। देखा फिर, कॉमेडी करती है बताओ। ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है मुझे। हाँ सुशील ने बनाया, रुशील ने बनाया डायग्राम भी, है ना? गुड गुड गुड। देखो इसमें इसको देख के न्यूक्लियस की शेप पता चल रही है ना, तो नीट का ये क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने बोला, और मेरे को कलाकारी कराने का शौक है तुमसे, है। गुड रुशील, शाबाश। नेक्स्ट रिया। थैंक यू मैम। रिया, हाँ इसने भी बनाया, वेरी गुड। इसने सब कुछ मिक्स करा हुआ है। तेरे को समझ आ रहा है ना सर? योयो मैम। बस ये अपने को यही इंपॉर्टेंट है। गुड, वेरी गुड रिया, इसमें डायग्राम बनाया है। और रुशील का हो गया, आते चलो पायल, डायग्राम का। मैम हाँ इसने, डायग्राम। इसने अच्छा बनाया, इसने एक ही डायरेक्शन में लिखा लेफ्ट साइड, तो राइट साइड ही डायग्राम बना सकते, क्लियर दिखेगा। गुड, डायग्राम बना लियो, ठीक है। गुड योयो पायल। मैम। और नेक्स्ट, बाकी कह रहे हैं हम इतने ग्रेट, हम कैसे होमवर्क कैसे कराते हैं, है ना? जिन्होंने बनाया है उनके नीट के 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इतने पार्ट से कवर होते हैं, ठीक है जी। सो गुड, आपने बना लिया, फ्री हो गए इससे, नहीं तो ये लगे रहेगा सबका हमेशा, है ना। चलो नाइस, आइए। सो रिवाइज करके आने के लिए कौन सा चैप्टर बोला था मैंने? इनहेरिटेंस। हाँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट, ठीक है। तो ये अभी पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लास्ट के क्वेश्चन पूछूंगी। चलिए, तो हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में पढ़े, राइट। तो उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो कल इम्यूनिटी का थोड़ा पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज किया था योयो नोट्स। मैम। यस मैम। एनसीईआरटी में ये सब इतना लिखा है? योयो। योयो। यो मैम। आई डोंट थिंक सो इतना लिखा है। मैम मैम एनसीईआरटी में इतना नहीं। है बट हाँ अब तो झूठ पकड़ा गया, अब क्या फायदा चालाक बनती हो, हाँ? चलो, तो मैंने तुमको ये चार्ट लिखने के लिए बोला था, राइट। सेकेंडरी और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, देखो। इससे पहले मुझे यही बताओ, पहले तो लिम्फ होता क्या है, ये है क्या चीज? मैम वास्कुलर टिश्यू होता है। लिम्फ इज ए वेस्कुलर टिश्यू। अच्छा ओके, और लिम्फ वेसल्स में होता है। लिम्फ जो होता है वेसल्स में होता है। क्या सॉलिड लिक्विड गैस क्या है मैम एक फ्लूइड है ये एक फ्लूइड है ना। कैसे कलर का होता है जनरली? वाइट वाइटिश कलर। येलोइश शेड का होता है, ठीक है। उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं, लिम्फ इज ए फ्लूइड, राइट। एंड जिस ऑर्गन में इसने अल्टीमेटली जाना होता है उन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड, वो है वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। योयो मैम। ठीक है, तो अगर मैं बॉडी की बात करूं तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको सिंपल करते हैं, राइट। कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, और बना लेते हैं किसी को थोड़ा सा समझने के लिए। ऐसे बना लेते हैं, पैर बनाते हैं, ठीक है। ये तो स्केरी क्रो बन गया।
राइट। तो देखो, एक तो ब्लड वेसल्स होती है बॉडी में, वैसे ही लिम्फ वेसल्स भी होती है। तो लिम्फ वेसल्स वो वेसल है जो आपके ब्रेन में भी है, फेस पे भी है, बॉडी में भी है, पूरी बॉडी में है आपके पास, ठीक है। लेग्स में भी है, लेग से रिलेटेड डिजीज आती है वहां पे काम आएगी। तो आपकी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन के पास एक तरह से सप्लाइड है। तो ये है वेसल्स जिसके अंदर लिम्फ तैर रहा है। लिम्फ कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, वो उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे ग्रोइन रीजन होता है ना, प्राइवेट पार्ट, वहां पे आपको लिम्फ नोड्स मिलते हैं, ठीक है। अंडर आर्म्स के पास आपको लिम्फ नोड्स मिलते हैं, नेक के पास लिम्फ नोड्स मिलते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स क्या है, वो रीजन है जहाँ पे आपको लिम्फ मिलेगा, और वेसल्स है जिसके थ्रू वो लिम्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लिम्फ बनता कैसे है, कैसे बनता नहीं, प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी और ग्लूकोज से। मैम वाइट ब्लड सेल से। व्हाइट ब्लड सेल से, ठीक है। ब्लड से कोई रिलेशनशिप है? चलो, मुझे तुम्हें 3 चीजें बतानी पड़ जाएगी, मन तो नहीं था मेरा, चलो बता देते। एक होता है ब्लड, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक होता है लिम्फ, ठीक है। 3 चीजें जो आपको ना कंपैरिजन में पता होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है जी। इसे 3 चीजों को पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या होता है, वो चीज जो ब्लड वेसल्स में घूमती है, आर्टरीज वेन में सर्कुलेट होती है हमारी पूरी बॉडी में। अब जो ब्लड होता है उसका मेन काम क्या होता है, क्यों इधर उधर घूम रही है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो खाना है उसके न्यूट्रिएंट्स और हर तरह की ऑक्सीजन टिश्यूज को देना, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये सारा काम करता है ब्लड। तो ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो इसने क्या करना है, ब्लड ने ऑक्सीजन इसको दे देनी है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेनी है, वैसे न्यूट्रिएंट भी देने हैं। तो ये टिश्यू के आसपास होते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसलिए ब्लड वेसल्स ऐसे घूमते हैं। अब क्या होता है कि ब्लड वेसल से टिश्यू में डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं हो सकता आर्टरी और वेन से। तो ब्लड वेसल्स चाहे आर्टरी हो या वेन हो, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, ट्रांसपेरेंसी। तो छोटे छोटे वेसल जो ब्लड कैरी करती है और जो ट्रांसपेरेंट है, बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक है, इन छोटी छोटी वेसल्स का नाम क्या है? दीज आर नोन एज कैपिलरीज, ठीक है। तो जितने भी आपकी बॉडी में सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन है ना, वो ब्लड से लेन देन कैसे करते हैं? थ्रू कैपिलरीज। समझ आई बात? तो क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिएंट्स इधर उधर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा लिक्विड बीच में आ जाता है। देखो, ये थोड़ा सा लिक्विड बीच में आ गया। कोई भी प्रोसेस एकदम साफ सुथरा नहीं होता ना, तो थोड़ा सा लिक्विड बीच में रह जाता है। तो ये टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में एक लिक्विड रह गया है ना, दिख रहा है आप सभी को? इस लिक्विड में ब्लड सेल्स नहीं जा सकते, आरबीसी वगैरह नहीं होंगे। तो आरबीसी नहीं होंगे तो इसका कलर क्या, रेड होगा? तो ये एक लिक्विड है जो आपको कहाँ मिलता है? बिटवीन टिश्यूज एंड कैपिलरीज, क्योंकि ये बीच में मिलता है, इसलिए इसका नाम है, जो आपने भी बोला, वेरी गुड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको हम बुलाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के बिना जो बाकी का ब्लड होता क्या, ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं और पानी होता है और थोड़े बहुत आयंस होते हैं। तो आयंस और पानी और कुछ सेल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ब्लड के मेजर सेल्स नहीं रहेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो, अगर ऐसा है तो सोचो कि हर टिश्यू के पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड आके इकट्ठा हो रहा है, एक टाइम नहीं आएगा कि सारा ब्लड में से सारा लिक्विड बाहर ही निकल जाएगा? पॉसिबिलिटी। तो अगर ऐसा ना हो, इसलिए ये इंटरस्टिशियल टिश्यू वापस से अपने ब्लड वेसल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर जा नहीं पाता है। तो फिर क्या होता है? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये वापस से जा नहीं पा रहा ब्लड में, तो फिर ये क्या करेगा? मैम मॉइस्चर वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा ना, तो एडिमा कर देगा, स्वेलिंग कर देगा। अप्पा को ये तो चाहिए नहीं। तो फिर ये क्या करता है, देखो ध्यान से देखना, ये मैं क्या बना रही हूँ, तुक्का मार सकते हो आप। कैपिलरीज, कैपिलरीज है ना। कैपिलरीज के पास ये मैंने क्या बनाया, टिश्यूज के बीच में मैंने ये क्या बनाया, और इसी के पास एक और वेसल्स जाती हैं, देख रही है? तो ये इंटरस्टिशियल टिश्यू इन वेसल्स में एंटर कर जाता है। जैसे इन वेसल्स में एंटर करता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू का नाम बदल जाता है, और अब इस लिक्विड को हम बुलाते हैं
लिम्फ, लिम्फ। lymph, तो ये वेसल्स कौन सी हुई? lymphatic vessel, लिम्फेटिक वेसल्स। हाँ, तो आपकी बॉडी में लिम्फ क्यों है? आपकी बॉडी का लिम्फ ये कर रहा है कि जहां से भी ब्लड का लिक्विड पार्ट बाहर निकल गया ना कैपिलरी से, उन सबको इकट्ठा करता है। अब ये इकट्ठा करके लेके क्या जाता है? आपके इस हिस्से से भी कर लिया, पैरों से भी कर लिया, हाथों से भी कर लिया। अब इसका काम क्या है? इसको वापस कहाँ भेजना है सारा का सारा लिक्विड? कैपिलरीज में। ब्लड में वापस डाल देना है इसको। तो फिर पता है वापसी में क्या करता है? ये सारा का सारा, ये देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, आपके यहाँ पे कंधों के पास ये रीजन है ना, ब्यूटी बोन से, जहाँ पे आपकी, यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी वेन्स होती है, यहाँ बहुत बड़ी वेन्स होती है। तो सारा का सारा लिम्फ इसमें ड्रेन होता है और ये सारा लिम्फ आपके हार्ट में चला जाता है। तो जितना भी लिम्फ बाहर निकला था ना लिक्विड, इंटेस्टिशियल फ्लूइड, वो सारा का सारा दिल में चला जाता है। और जैसे दिल में गया, वो ब्लड वेसल्स के अंदर दोबारा से आ गया, है ना। तो लिम्फ का काम यही होता है कि वो जितना भी लिक्विड है आपकी बॉडी का बाहर निकला, उसको इकट्ठा करके इस चेस्ट रीजन से वापस से आपके हार्ट में डाल देती है। समझ आई बात? अब लिम्फ जो चलता है ना, लिम्फ की खासियत क्या है? इतना समझ आ गया ना सबको? लिम्फ की खासियत क्या है कि लिम्फ वेसल जब चलती है ना, तो वो अपने साथ लिक्विड को तो लेके जाती रहती है, उसके अंदर WBCs भी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे सेल्स भी होते हैं। तो बीच बीच में कुछ जगहों पे वो रुकती है। ये जगह थोड़ी मोटी है साइज में, ऐसे दिखती है नोट की तरह। इनको हम बुलाते हैं lymph लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स खास है। लिम्फ नोड्स की क्या बात है कि यहाँ पर जो पैथोजन होता है ना, जैसे ये पैथोजन है मेरा, लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया, तो जितने भी पैथोजन है ना, सारे सेल्स उठा के सारे पैथोजन को लिम्फ नोड्स में लाते हैं, और ये जितने ब्लड सेल्स है ना, वो पैथोजन को यहाँ पर मारते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिम्फ का बहुत ज्यादा इम्यूनिटी में हाथ होता है कि वो लिम्फ नोड्स में सारे पैथोजन्स को मारती है। समझ आया? क्लियर है सबको? अब आपको कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि लिम्फ नोड्स एक्ट एज एन ऑर्गन, सो इट इज ए लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन ना अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है नीट में, आपसे एग्जांपल देके पूछेंगे कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, देखो प्राइमरी कौन सा है? वो वाला लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर बी सेल या टी सेल या तो पैदा हुए हो या फिर वो मैच्योर हुए हो। वो कभी भी एंटीजन से मिलते नहीं है वहां पे, वो सिर्फ पैदा होते हैं या मैच्योर होते हैं। तो जहाँ पे वो पैदा हुए और मैच्योर हुए, वो कौन सी जगह आई थी? दो bone marrow और थाइमस। यस, सो बोन मैरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बनता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या मतलब है? ये वो जगहें हैं जहाँ पे एंटीजन से नहीं मिलते हैं सेल, पर बस पैदा और मैच्योर हो गए। क्लियर? ये दो क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है वेयर एंटीजन ड्रिवन पॉलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स अकर। सिंपली भाषा में बोलूं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है जहां पर ये जो बी एंड टी सेल्स है ना, ये एंटीजन से मिलेंगे और उनको मारने की तैयारी करेंगे। समझ आया? अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते क्या है? एक होता है आपका स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड बैंक आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। सारी वहां जाके डिस्ट्रॉय होती है ना, 120 डेज की लाइफ होती है उसकी। तो स्प्लीन इज ऑल्सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब बी और टी सेल्स जो मारते हैं ना एंटीजन को, वो स्प्लीन में मारते हैं। दूसरा लिम्फ नोड्स, मैंने बताया आपको ग्रोइन रीजन में होते हैं, नेक के पास होते हैं, यहाँ भी मारते हैं। तीसरा है आपके पास मॉल्ट। मॉल्ट इज म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। देखो जहां जहां म्यूकस सिक्रीट हो रहा है ना, जहां जहां पे म्यूकस प्रेजेंट है, उन म्यूकस के अंदर छुपे हुए होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो क्या करते हैं, वो एक साइट होती है जहाँ पे बी और टी सेल आके लड़ सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी लोकेशंस हैं जहाँ पे वो लड़ सकते हैं। तो दैट इज माल्ट, कैपिटल में MALT। फोर्थ है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स याद है आपको? इवोल्यूशन में आपको कौन सा ऑर्गन पढ़ते हैं? वेस्टिजियल बोलते हैं हम इसको, या फिर एटोविजम? इसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में अपेंडिक्स ना इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर भी बी सेल और टी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद कराते हैं। लास्ट है हमारे पास पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन याद है? मैम। ये दिखते कैसे? देखो माइक्रोस्कोपिक है ना, तो स्टेन करके दिखेंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना,
आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, दीज आर द पियर पैचेस। ये छोटी छोटी लोकेशन है जहाँ पे बी सेल और टी सेल एंटीजन से मिलते हैं। इन्होंने एनिमेटेड सा बनाया है शायद। देखो, दीज आर द पियर पैचेस, दिख रहे हैं आपको ये ब्राउन से कलर के? ये वाले, ये दीज आर द पियर पैचेस, ठीक है। तो ये भी वो साइट है जहाँ पे आगे बी सेल और टी सेल लड़ाई करेंगे एंटीजन से। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो है जहाँ पे बी सेल और टी सेल एंटीजन से मिलते हैं और उनको पीटते हैं। आपने 5 एग्जांपल याद करे उनके, क्लियर? ये सीधा नीट का क्वेश्चन बनता है और ये आना चाहिए। अब आइए, अब मैं आपको बताती हूँ बी सेल और टी सेल करते क्या है, कैसे उनसे डील करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ बी सेल के बारे में। देखो, अब हम बात करते हैं कि बी सेल पैदा हुआ, कहाँ से पैदा होता है बी सेल? बोन मैरो फिर वो मैच्योर हो गया, मैच्योर कहाँ हुआ? बोन मैरो तो ब्लड वेसल्स में आगे, है ना, अपना आराम से लिम्फ वेसल्स के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं। लिम्फ वेसल से ट्रेवल करते करते अब वो जाके लिम्फोइड ऑर्गन में बैठ गए। लेट्स से दिस इज अ लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ जाके बैठे हुए हैं, ये मेरे बना दिए अपने हैप्पी हैप्पी बी सेल्स, ठीक है, खुश थे, आराम से बैठे थे, कोई चक्कर नहीं है। बेटा अब आ गया पैथोजन यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया पैथोजन वहां से। तो जैसे ही पैथोजन आएगा तो ये हो जाएंगे एक्टिवेट। अब बी सेल ना खुद से कुछ नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं दो अलग टाइप के सेल्स में। तो जैसे ही बी सेल पैथोजन को देखते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, वो दो टाइप के सेल में खुद ही टूट जाते हैं। जैसे आपको याद है बाइनरी फ्यूजन, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, उसी तरीके से ये दो सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। दो किस टाइप के सेल बनते हैं, देखो, जब ये खुद को डिवाइड करते हैं, वो सेल डिवीजन नहीं है, वो इनकी अपनी मैच्योरेशन है। तो वर्ड यूज करेंगे हम पॉलीफेरेट, प्रोलिफेरेट। तो बी सेल जैसे ही एंटीजन को देखते हैं वो पॉलीफेरेट करते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एक सेल वो बना देते हैं, कौन सा, बी प्लाज्मा सेल, और एक सेल बनाते हैं वो बी मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल क्या करता है, मेमोरी सेल जो पैथोजन है ना, उसकी बॉडी का कोई हिस्सा अपने पास रख लेता है एज अ फोटोग्राफ, कि अगली बार अगर ये पैथोजन आया तो मैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करूंगा। तो मेमोरी सेल का तो काम खत्म है, उसने बस फोटो रखनी है, उसने मारा तो नहीं ना इसको, मारता नहीं है वो। इसको मारने के लिए जो काम करेगा वो होगा हमारा दूसरा वाला सेल, दैट इज बी प्लाज्मा सेल है ना, बी प्लाज्मा सेल। अब बी प्लाज्मा सेल क्या करता है, बी प्लाज्मा सेल एक स्पेशल चीज सिक्रीट करता है, प्रोटीन होती है नेचर में, और उसका हम बुलाते हैं एंटीबॉडीज। हाँ, तो एंटीबॉडी बनाने वाले सेल कौन सा आपके बॉडी में? बी प्लाज्मा बी सेल्स, है ना, क्लियर सबको? अच्छा, तो ये तो बी सेल ने करा। अब मैं तुम्हें टी सेल के बारे में बताती हूँ, ठीक है, बता दूं? मैम इसको हटा देते हैं। तो मुझे बताओ टी सेल पैदा कहाँ होता है? बोन मैरो में। अच्छा, और वो मैच्योर कहाँ होता है? अच्छा, याद है तुम्हें, है? थाइमस कहाँ होता है? ये अपर साइड ऑफ चेस्ट। अपर चेस्ट चेस्ट रीजन में है। तो मैच्योर हो गया, अब ये लिम्फ वेसल में, लिम्फ में चला गया, अब ये भी जाके लिम्फ नोड में बैठा है। ला ला ला, ये भी हैप्पी था, तेरा खुशियां ही खुशियां है जिंदगी में। अब फिर से पैथोजन आया, उसने पैथोजन का देखा, ठीक है। देखो, जो पैथोजन है ना, वो ना अकेला नहीं आता, ना पकड़ के लाया जाता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे लाते हैं उसको, अभी इसे समझ लो। पैथोजन आया और ये हमारी लिम्फ नोड है, ठीक है, नोड। पैथोजन आया, टी सेल ने देखा, ओ ये आ गया, तो टी सेल क्या करेगा, टी सेल भी पॉलीफेरेट करेगा, मतलब क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा स्पेशलाइज्ड सेल में। सही बात है? मैम अब टी सेल ना, जिसका नाम टी से है, वो 3 में डिवाइड होगा, ठीक है। ये 3 तरीके के सेल में डिवाइड होगा। एक होता है टी हेल्पर, तो एच को नीचे लिखेंगे, टी हेल्पर सेल। दूसरा होता है वो सेल जो मारेगा पैथोजन को, टी साइटोटॉक्सिक सेल, सी को पैरों में लिखेंगे। और तीसरा होता है जो उसकी फोटो खींच के रख लेगा, तो दैट वुड बी टी मेमोरी सेल, ठीक है। तो 3 तरीके के सेल में डिवाइड हुआ। ये एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, टी साइटोटॉक्सिक सेल मार देते हैं पैथोजन को, केमिकल सिक्रीट करके, एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते। हेल्पर सेल क्या करते हैं, हेल्पर सेल जाते हैं भाग के, दे गो एंड एक्टिवेट, ये एक्टिवेट कर देते हैं, पता है किसको?
बी सेल्स को, बी सेल्स को। तो बेटा बी सेल्स को भी ये जाके पॉलीफरेट करने का सिग्नल देते हैं। तो बी सेल पैथोजन के आने से भी पॉलीफरेट होता है और टी हेल्पर सेल की मदद से भी पॉलीफरेट होता है। समझ आया? तो यार बंद हो गया। आई एम नॉट श्योर तुम्हें समझ आ रहा है, सच बताओ समझ आ रहा है या नहीं? थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कोई बात नहीं। तो देखो टी सेल पॉलीफरेट हुआ साइटोटॉक्सिक टी सेल में, हेल्पर टी सेल में, मेमोरी सेल ने। मेमोरी ने तो मेमोरी लिख रही है पैथोजन की। हेल्पर सेल ने किसको जाके जगाया? साइटोटॉक्सिक ने किसको किल कर दिया? पैथोजन को। यस, वेरी गुड। अब तीसरा जो पॉइंट आपको आ सकता है वो ये कि जो आपके पास पैथोजन है वो आता कैसे है? पूरा का पूरा बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा लिम्फ नोड में? ऐसा नहीं होता। कुछ सेल्स होते हैं जो इन पैथोजन को लेके जाते हैं। जैसे अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से स्कूल से हो, तो एक तरीका है मैं आपको इंडिविजुअली पकड़ूं और आपसे पूछूं आप कौन से स्कूल से हो, है ना, एक एक को पकड़े। और एक तरीका है कि मैं सबके आई कार्ड इकट्ठे कर लूं, आई कार्ड से देख के भी पता चल जाएगा ना। हाँ, सो देयर आर स्पेशल सेल्स, और उनका नाम है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, हम एक को नाम याद रखते हैं, डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल पता है क्यों बोलते हैं? आपको याद है न्यूरॉन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, डेंड्राइट्स किसको बोलते थे? मैम। किसको बोलते हैं डेंड्राइट? मैम जी सर्कल से बाहर आ रहे हैं। हाँ, ये जो सर्कल से बाहर निकले हैं, है ना। तो डेंड्रेटिक सेल न्यूरॉन नहीं होते, डेंड्रेटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे बिखरे बिखरे बालों वाले, है ना। तो डेंड्रेटिक सेल पता है क्या करते हैं? स्पेशल सेल जो डेंड्रेटिक है ये क्या करते हैं? दे ईट पैथोजन, पैथोजन को खाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो देखो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, डेंड्रेटिक सेल है, इसने पैथोजन को खाया और उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, दिख रहा है सबको? डेंड्रेटिक सेल है और उसने पूरे पैथोजन को खाया था और फिर उसने थोड़ी देर में छोटे छोटे सेल में तोड़ लिया। अभी पता है क्या करता है? ये चाहता है कि बी सेल और टी सेल को पता चले कि पैथोजन आया है, तो ये क्या करेगा? इन बी सेल और टी सेल को उठा लेगा, ऐसे सर पे रख लेगा अपने ऊपर। तो ये छोटे छोटे ऐसे रिसेप्टर ले आता है स्किन अपने सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर जो पैथोजन के पार्ट्स है ना उनको दिखाता है। तो देखो जो पैथोजन है वो बाहर का मटेरियल है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ एंटीजन। और ऐसे ये ऊपर उठा के कर रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है ना कि देखो एंटीजन आया है बॉडी में, है ना। स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। समझ आया? तो जो लिम्फ नोड के पास एंटीजन आते हैं ना, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लेकर आते हैं। क्लियर? राइट। तो मैं अभी इसको एक बार क्लियर करती हूँ, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने लिखा कॉपी में? 2 मिनट्स लो, एक बार रीड करो उसको, फिर मैं एक बार समअप करती हूँ। 2 मिनट्स लो, रीड करो उसे। एडमिट नहीं हो पा रहे बच्चे? नेहा आगे हो आप? स्नेहा आई है क्लास में? गुड इवनिंग मैम। आ गई ना? ओके बेटा, ठीक है, चलो लिख लिया? अब सबने देख लिया? क्वेश्चन पूछूंगी, आराम से सोचना और फिर रिवर्ट करना, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे एंटीबॉडी पे। क्लियर? चलो, सबसे पहले स्टेप है कि पैथोजन आ गया,
पैथोजन जब आया तो पैथोजन पे उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले कौन से सेल आते थे? हेलो, हाँ सर, सुनेहा तो आ गई है, बाकी देख लीजिए, मैंने कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, ओके। पैथोजन आ गया, तो पैथोजन आया, उसके ऊपर कौन से सेल भाग के गए उसको खा के तोड़ने के लिए? हाँ जी विशाल। मैम टी सेल्स। नहीं बेटा, उनको खा के तोड़ने के लिए गए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, है ना, ये तो प्रेजेंट करेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको खा के तोड़ के अपने सरफेस पे ले गए, तो ऐसे उन्होंने एंटीजन को प्रेजेंट कर लिया अपने सरफेस पे, है ना। अभी सारे के सारे जाएंगे कौन सी लोकेशन पे? हाँ पायल, मैम बी सेल्स की लोकेशन पे। अभी सारे के सारे जाएंगे लिम्फ नोड्स पे। जंग का मैदान कहाँ था? लिम्फ नोड। है ना? में। अब लिम्फ नोड पे आपको पहले ही बैठे हुए मिलेंगे, ये है मेरा लिम्फ नोड, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बी सेल्स, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टी टी सेल्स। सेल्स, और अब यहाँ पर आपको एंटीजन भी मिल रहा है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर पड़ा हुआ, राइट, मिल गया आपको। अब ये दोनों पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बी सेल और टी सेल, बताओ टी सेल के साथ सबसे पहले क्या होगा? टी सेल जैसी पैथोजन को देखाएगा तो उसमें क्या होगा? रीजन है, हाँ रिया। ये प्रोलिफरेट कर जाएगा 3 टाइप्स में। तो टी सेल प्रोलिफरेट कर जाएगा 3 साइड में, तीनों साइड के नाम बता सकते हो बेटा? टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी मेमोरी सेल्स। यस, मेमोरी सेल क्या करेंगे? मैम उसकी मेमोरी बना लेंगे। मेमोरी रख लेंगे। साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे? मैम पैथोजन को मार देंगे। और हेल्पर सेल क्या करेंगे? मैम वो बीटा सेल बी सेल्स को एक्टिव करेंगे। एक्टिवेट बी सेल्स, शाबाश, वेरी गुड रिया। अब आते हैं हम बी सेल्स के पास, तो दूसरी तरफ बी सेल्स के साथ क्या होगा पैथोजन को देख के? कौन बताएगा? एक सेकेंड, प्रीति, यस मैम। क्या करेंगे बी सेल? बी सेल जो होंगे वो उसमें पहले जो बी मेमोरी सेल है वो आएगा। नहीं बेटा, पॉलीफरेट होके दोनों सेल एक साथ बन गए, ये मैम। तो बी मेमोरी सेल, फिर वो मेमोरी सेल क्या करेगा? दीक्षा आप बताओ। मेमोरी सेल उसकी फोटोकॉपी मतलब मेमोरी रखेगा और बी प्लाज्मा सेल उसकी एंटीबॉडीज। उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। वही मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया, तो आपको पता चल गया कैसे काम होगा, है ना? मैम अब जो एंटीबॉडी होती है ना, एंटीबॉडी होती है ना, वो आपके लिम्फ में तैरती है, ठीक है। और सी टी साइटोटॉक्सिक सेल, देखो जो पैथोजन को मारने का काम कर रहे हैं वो 2 ही सेल कर रहे हैं, एक तो कर रहा है टीसी सेल, सी साइटोटॉक्सिक सेल, और दूसरे कर रहे हैं बी प्लाज्मा सेल, है ना। तो यही दोनों मारते हैं। अब देखो जो एंटीबॉडी है वो तो लिक्विड फॉर्म में से तैरती रहती है ब्लड के अंदर, राइट। और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो तो एक प्रॉपर सेल है ना, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। इतनी बात समझ आई? तो इसी के साथ 2 वर्ड आते हैं जो आपको पता होने बड़ी जरूरी है। देखो, जब एक सेल पैथोजन को आगे जाके मिलके उसे मारेगा, जैसे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल, तो ऐसी वाली इम्यूनिटी को हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें सेल काम कर रहा है। तो नीट का क्वेश्चन आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है आपको, बी सेल या टी सेल? तो कौन सा सेल देते हैं हमें ये? टी सेल। टी सेल, है ना। टी सेल की वजह से सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। अब जो एंटीबॉडी होती है वो तो ब्लड में तैरती है ना, तो जो ब्लड में तैरती है ना, जब भी हम लिक्विड बात करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं हम ह्यूमरल। ह्यूमरल मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड, और वी कैन से लिक्विड। तो जो लिक्विड में तैर तैर के हमें इम्यूनिटी दे रही है, वो इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बी सेल या टी सेल? बी सेल। तो इम्यूनिटी 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है। इम्यूनिटी की बहुत डिविजन्स है ना, तो इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। अगर इम्यूनिटी आपको एक सेल की वजह से आ रही है तो हम उसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो टी सेल की वजह से है। अगर इम्यूनिटी आपकी एंटीबॉडी की वजह से आ रही है, हम बोलते थे ना कोविड में एंटीबॉडी लेनी है, तो एंटीबॉडी बनाने वाली इम्यूनिटी इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बी सेल। ये 3 क्वेश्चंस है नीट के, समझ आया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसे। नीता, अभी तो मैंने टाइम नहीं दिया लिखने का, तूने लिख कैसे लिया इतनी जल्दी?
नीचा नीचा वो समझ आ गया ऐसा इसलिए। अच्छा एक सेकेंड, कोई बाहर वेट कर रहा है। एनीवन इज नॉट एंटर्ड। ठीक है, चलिए अब एंटीबॉडी के बारे में पढ़े। एंटीबॉडी में टाइप ऑफ एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आता है, कौन सी एंटीबॉडी किस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जनरेट होती है, ये क्वेश्चन आता है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है। तो एंटीबॉडी से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, आपको स्कूल में भी आ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबॉडी जनरेट कौन करता है, बी सेल या टी सेल? बी सेल। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इट, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड? ना, प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल। यस, सो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वाई शेप का होता है, ठीक है, ऐसे सा बना लेते हैं, साथ साथ बना लो। एक बना, जैसा बना रही हूँ वैसे बनाना। एक बनाओ बड़ी वाली चेन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिख रही है सबको। एक बनाओ छोटू चेन जो सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ चेन्स कितनी बनाई मैंने? 4। 1 2 3 4 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ चेन्स है हमारे पास 4। ये सब प्रोटीन है यानी अमीनो एसिड से बनके बने हैं। तो जो येलो वाली चेन मैंने बनाई है और रेड वाली, मुझे बताओ भारी कौन सी लग रही है, येलो या रेड? येलो। कितनी येलो चेन्स है? 2। तो H2L2 का मतलब H2 स्टैंड्स फॉर 2 हैवी चेन्स, और रेड वाली कितनी है? 2। है ना, और लाइट चेंज। हाँ L2 का मतलब है 2 लाइट चेन्स। तो फॉर्मूला क्या बना? H2L2। नीट में सीधा ये फॉर्मूला आता है, H2L2 है, ये क्या है, राइट? तो अब क्लियर है हमें। ये चेन हवा में थोड़ी लटक रही होगी, अगर येलो ऐसे ही टिकी है मतलब इनके बीच में बॉन्ड होगा ना। तो देखो एक सल्फर, तो कितना सल्फर है टोटल एक बॉन्ड में? 2 ना, तो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये? सल्फर। डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से दो चेन एक दूसरे से कंबाइन है। इवन यहाँ भी ये जो छोटी चेन बड़ी चेन से जुड़ी है ना, ये बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड है, तो ये अपना स्ट्रक्चर ऐसे होल्ड करती है। क्लियर है? ये नीट का एक और क्वेश्चन है कि बॉन्ड कौन सा होता है एंटीबॉडी में, दैट इज ए डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? अच्छा जी, अब एंटीबॉडीज के बारे में हम और बात करते हैं। एंटीबॉडीज ओके, अब देखो जो एंटीबॉडीज होती है हम उनको एक और नाम से जानते हैं, है ना। तो एंटीबॉडी को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म इज IG, इम्यूनो, ठीक है, I कैपिटल G छोटो। क्लियर? अब देखो, अच्छा बात बताते हैं, कोई वॉलंटियर चाहिए मुझे जिसको पिटाई की जाए। मेरा ना ये गूगल मीट अपडेट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ऑपरेट होगा। ओहो, टेक्नोलॉजी और मैं, कितना मुश्किल जीवन है। रेज योर हैंड, दिख नहीं रहे मुझे। कोई वॉलंटियर चाहिए मुझे? रिया, रिया बहादुर बच्ची है, सबसे पहले उसने हाथ खड़ा करा। रिया आओ बेटा, इन्फेक्शन कराए। तो रिया मजे से जा रही थी कूदती फूदती, तो रिया की मम्मी ने बोला प्यार से चल नहीं तो गिर जाएगी गिर जाएगी, लेकिन रिया गई गिर। ठीक है, ये रिया है हमारी। ओके रिया, ग्लैड सी हो तुम, वैसे देखने में तो लग रही हो। ये हमारी रिया ने रेड कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहनी है, ठीक है। रिया कुछ खा लिया करो, बहुत पतली होगी हो। ठीक है, तो रिया गई गिर। जैसे रिया गिरेगी, सोचो घर में सब है इंक्लूडिंग तुम सारे, तो सबसे पहले भाग के कौन जाएगा रिया को उठाने? मम्मा। है ना, भाई बहन तो पहले हंसेंगे, दोस्त तो फोटो खींच रहे होंगे। तो सबसे पहले जाएगी मम्मी, है ना, राइट। तो वो स्टैंड होता है M से,
अच्छा, यो यो मैम। अब तुम लोगों ने महाभारत सुनी है, महाभारत की कहानी? यो यो मैम। यो मैम। फर्स्ट मम्मी आएगी, कम टू रेस्क्यू। तो मुझे थोड़ा सा याद दिलाना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया रामायण की कहानी सुने। अरे महाभारत यार, महाभारत, महाभारत सुनी है? यो मैम। यो मैम। वो महाभारत में वो पता है, देखो अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। अर्जुन के बेटे कौन थे? मैम अभिमन्यु। 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 तो जब अर्जुन की जो वाइफ थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो अर्जुन उनको कहानी सुनाते हैं कि चक्र से कैसे बाहर निकलते हैं, याद है? यो मैम। जिन बच्चों का रेफरेंस नहीं है, वो ऐसा स्टोरी था कि जब अर्जुन अपनी मदर के वूम में होते हैं तो ऐसा, मेरा पेन गिर गया फिर से। ये दिक्कत थोड़ी थी, किसी को कहाँ गया? अरे यार, अलग अलग सी प्रॉब्लम्स है ना। तो स्टोरी ये है कि जब अर्जुन की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अभिमन्यु उनके पेट में होते हैं, सो हम ऐसे मानते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको जो भी बोलो बच्चा भी सुन सकता है, ठीक है, ये ऐसे मानते हैं। तो अर्जुन उनको कहानी सुना रहे होते हैं कि एक चक्र है, मतलब अगर युद्ध के टाइम पे एक चक्र बना सकता है दुश्मन, तो उससे बाहर कैसे निकलते हैं वो सिर्फ अर्जुन को पता होता है, दुनिया में और किसी को नहीं पता था। तो वो अपनी वाइफ को बता रहे थे, और जब क्योंकि उनकी वाइफ उठी हुई थी, तो अभिमन्यु भी वो कहानी सुन रहा था, ठीक है। फिर उनकी वाइफ सो जाती है बीच में, तो अभिमन्यु आधी कहानी सुन पाता है, तो उसको पता होता है चक्र में जाना कैसे है, लेकिन बाहर कैसे आना ये नहीं पता होता। सुना है किसी ने ये कहानी? यो मैम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स। पूरी नहीं बता पाऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जब बेबी बन रहा था या बन रही थी, उसको सबसे पहले लेक्चर किसने दिया था? सबसे पहले वो किसकी बात सुन पाया? एक अपने पापा की। जब वो उनको गाइड कर रहे थे, तो दैट इज ए गुरु ना, टीचर। यो तो सबसे पहले जो उसको लेक्चर मिला वो एक टीचर से मिला, गुरु से। सही बात है, हिंदी में लिखेंगे हम गुरु को, कहानी मैंने कोई हिंदी में नहीं है। गुरु लेक्चर्स फर्स्ट, सबसे पहले लेक्चर गुरु ही देता है ना? सबसे पहले टीचर ही बताता है कि बेटा पढ़ ले, तूने बर्बाद होना है ना? घर वाले नहीं बताते, ये टीचर ही बताता है, राइट? अच्छा, हमारे को ये दो ऐसे ही याद है, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्क्यू करने मम्मी आई थी, और सबसे पहले लेक्चर गुरु ने दिया था। क्लियर सबको? यो मैम। और लेक्चर कब मैम। दिया था, कब दे दिया था? जब बेबी कहाँ था? फीटल स्टेज में ना। यो मैम। तो देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके नाम अलग अलग है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जो तुमको याद करना है वो करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है और तुमसे स्कूल में भी पूछेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 से कंपेयर करके भी पूछते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है, जैसे अभी तुम बैठे हो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ गया, तो सबसे पहला जो सेल एक्टिवेट होता है वो कौन था? बी। प्राइमरी। ये पेन दे के मारूंगी ना, सिर्फ धनुष की तरह जाके लगेगा। कौन सा था? एंटीजन। एंटीजन प्रिवेंट। सबसे पहला WBC कौन सा था जो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल, ठीक है। फाइल्स नहीं, फिल्स। फाइल्स नहीं चल रही है, फिल्स चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी है जो किसी भी इन्फेक्शन साइट पे अराइव होती है? जब भी चोट लगती है सबसे पहले कौन आता है? मैम आईजीजी। बेटा जब भी चोट लगती है सबसे पहले कौन आता है? मम्मी। मम्मी। हाँ, तो इम्यूनोग्लोबिन IgM, कैपिटल M। हाँ, इट अराइव्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन फर्स्ट, याद रहेगा। यो मैम। यो मैम। जब फीटल स्टेज पे थे तो लेक्चर किसका सुन पाए थे? गुरु। राइट। हाँ, तो जब जब मदर का प्लेसेंटा होता है, यो मैम। तो प्लेसेंटा से बच्चे को इम्यूनोग्लोबिन मिलता है। एक्चुअल में हम सब इम्यूनोग्लोबिन के साथ पैदा होते हैं, और उस इम्यूनोग्लोबिन का नाम है IgG, है ना। अच्छा, जब भी बच्चे को भूख लगती है तो कैसे रोता है? तोतू बेबी, बता दो। छोटे बेबी को भूख लगती है तो कैसे रोता है? नहीं पता? तुमने देखा नहीं कभी बच्चे को रोते हुए? मैम देखा है। कैसे रोता है? देखा है। कैसे रोता है? या ए मैम रोते हुए देखा। रोते हुए नहीं देखा?
अरे कैसे बच गई ये बच्ची, ऐ करके नहीं रोते बच्चे। यो 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 मैम। ऐसा नहीं है मुझे बच्चों से नफरत है कि तुम सोचो। दूर से अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे। तो ऐ करके रोते हैं तो याद रखना कि मदर से जो बच्चे को मिल्क जाता है, फर्स्ट मिल्क याद है, फर्स्ट मिल्क को क्या बुलाते हैं? Nostrum. तो मदर के मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडी तैर के बच्चे को मिलती है दैट इज IgA। कि बच्चा ए करके रोता है ना, ऐ करके, तो उससे याद रख लेना, ठीक है। तो देखो वो ब्लड में घुल के जाती है ना, तो इसलिए हम IgA इज ए सॉल्यूबल एंटीबॉडी कहते हैं। ये नीट का क्वेश्चन बनता है। लास्ट में बचता है IgD। इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ठीक है। एक और होता है, जब भी आपको एलर्जी होती है, तो एलर्जी जब मैं वर्ड बोल रही हूँ, जब मैं एलर्जी बोल रही हूँ तो कौन सा वर्ड ज्यादा ध्यान में आ रहा है? एलर्जी। E. जी तो जब भी कोई एलर्जी होगी तो IgE एक्टिवेट होगी। वैसे एलर्जी ए से होता है लेकिन साउंड ए की आती है ना, तो ई होगा। Yo-yo. क्लियर? Yo-yo मैम. देखो अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा। सबसे पहले एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आता है IgM। पहला क्वेश्चन ये नीट का सीधे सीधे क्वेश्चन है। दूसरा, लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है? IgM ही है, ठीक है। क्योंकि जब मम्मी आएगी तो शांति से नहीं आएगी, हल्ला मचा के आएगी। पिटोगे भी तुम, ऐसी बात नहीं है, पिटोगे भी तुम, गिरे कैसे, लेकिन वो सारे मोहल्ले को जगा के आएगी कि भाई गिर गया ये, है ना, होता है ना। वो डर जाते हैं इसलिए आते हैं, ऐसे पता चला किसी की मम्मी बाद में पेल रही है कि तू एग्री कैसे करी थी। है ना। तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी? IgM। सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पे राइज होगी IgM। क्लियर? यो यो मैम। सेकंड, फीटल स्टेज में प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी IgG गुरु। जो डिसॉल्व होने वाली एंटीबॉडी है बच्चे को मदर से दूध में मिलती है दैट इज IgA। जी जो एलर्जी में आती है सबसे पहले IgE। तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, दैट इज IgD। यो यो इस सब मैम। में से किसी से क्वेश्चन आ सकता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। बेटा हाथ नीचे कर ले, ताली चाहिए क्या तुझे? ले। क्या करते हो? डन। Yo-yo मैम. Yo-yo. IgM और IgG बहुत तंग करती थी, तो मैंने ये कहानी लगा के इसको जबरदस्ती याद किया। आई होप तुमको भी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एक बार एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो NCERT बनाती है, ठीक है। देखो कुछ चीजों को नहीं बताती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई पैथोजन आता है ना, ये बैक्टीरिया आ गया मेरा, ऐसा थोड़ी है यार बॉडी पहचान लेगी ये बैक्टीरिया है, कोई तो सिग्नल होना चाहिए ना। तो सेल्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू रिसेप्टर्स। हर सेल एक दूसरे से बात रिसेप्टर से करते हैं, जैसे आप लैंग्वेज से करते हो ना, एक दूसरे से आप वर्ड्स बोलते हो, एक दूसरे को समझते हो लैंग्वेज से, हिंदी इंग्लिश कोई भी, वैसे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है थ्रू रिसेप्टर्स सरफेस के ऊपर। तो बैक्टीरिया के सरफेस पे भी रिसेप्टर्स है, ठीक है। इन हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर पैथोजन के ऊपर अलग टाइप के रिसेप्टर है। इन रिसेप्टर्स को आप बोलते हैं एपिटोम। अगर बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आया तो ये वर्ड आएगा, ठीक है, एपिटोप। तो क्या होता है कि जैसे एलर्जी हो रही है, जैसे बाहर अभी बारिश हो रही है तो एलर्जी मेरे को हो जाएगी। पोलन ग्रेन जब शेड होते हैं तो मेरे को बहुत एलर्जी होती है। तो पोलन ग्रेन पैथोजन का काम करते हैं, उनके ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं। जब वो मेरी बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो मेरी बॉडी में जो IgE है उसके सरफेस पे यहाँ पर ये साइड दिख रही है आपको, Yo-yo. दिस इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो पैथोजन है ना वो यहाँ आएगा और उसका जो रिसेप्टर है वो यहाँ लग जाएगा। तो मैं बोलूंगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसको मारा जाएगा। क्लियर? Yo-yo मैम. तो एंटीबॉडी में कौन काम करता है? ये जो साइट होती है ना जहाँ पे एंटीजन आके लगता है, उस साइट को हम बुलाते हैं पैराटॉप, और एंटीजन की साइट जो पैराटॉप से लगती है दैट इज एपिटॉप। तो याद रखना जो बाहर से आया है वो एपी, जो हमारे पास ऑलरेडी था वो पैरा, ठीक है। यो मैम। यो यो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर इनकी पिटाई होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये लगता कहाँ पे? तो याद रखना जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वहीं जाके लगता है। और देखो ये प्रोटीन की चेन है ना, तो अगर आपने कभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, आपको इतना याद होगा कि हर प्रोटीन की चेन में लेफ्ट साइड पे हम नाइट्रोजन लिखते हैं और राइट साइड पे हम COOH ग्रुप लिखते हैं, ऐसे होता है। Yo-yo मैम. तो देखो इसलिए यहाँ पर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है और ये चेन पीछे जा रही है ना, एक लॉन्ग चेन, तो ये इसका कार्बन, ठीक है। Yo-yo मैम. अगर अब मैं इसको लूं, एंटीबॉडी को टेस्ट ट्यूब में डालूं और इसको सेंट्रीफ्यूगेट कर दूं, घुमा दूं,
तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी, ठीक है। Yo-yo, ma'am. तो 2 हिस्सों में जो टूटेगी उन हिस्सों के नाम है, देखो जहां पर आपको लाइट चेन और हैवी चेन एक साथ दिख रही है, इस पूरे रीजन को हम बुलाते हैं फैब। फैब का मतलब है फ्रेगमेंट वेयर एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्ट, ठीक है। सो फैब का मतलब है वो वाला फ्रेगमेंट जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। और जो नीचे का रीजन है ना, जहाँ पे सिर्फ हैवी चेन है, इसको बोलते हैं एफसी। सी मतलब क्रिस्टलाइजेशन। इस रीजन के आप क्रिस्टल बना सकते हो, ऊपर वाले के नहीं बनते। तो आपको नीट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एफसी रीजन है वहां पे हैवी चेन होती है या लाइट चेन, तो देख के बताओ हैवी चेन है या लाइट चेन। हैवी लाइट चेन। चेन Heavy chain. और फैब में कौन से, हैवी या लाइट? दोनों ही। Ma'am, light. बेटा दोनों है, दोनों है ना। Yo-yo, ma'am. Yo-yo. Yo-yo, ma'am. तो एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे है ये? 150 Ma'am, 151. वहां पे लेबल कर लिया? Yo-yo, ma'am. यो मैम। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट? अब आपका काम है कि आपको इसको लिख के आना है। ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो इसको आपको अपने होमवर्क के तौर पे इसको ऐड करना है, ठीक है जी। सब यहाँ पे लिखा है कि पहले कौन अराइव होगा, एम वाला। सबसे ज्यादा बॉडी में अमाउंट किसका ज्यादा है, जी वाले का, ठीक है। ए वाला है जो सॉल्यूबल होता है, कोलेस्ट्रॉल में मिलता है। ई वाला है जो एलर्जी के टाइम पे फॉर्म होता है। डी वाले के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, तो सब कुछ यहाँ लिखा है। लार्जेस्ट एम है लेकिन अबंडेंट हमारे पास जी है, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो इसको क्लियर करना, ओके। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. चलो रिवाइज कर ले हम। Yo-yo. यो मैम। ठीक, तो क्या बोला था मैंने रिवीजन? Ma'am, Mendel वाला. इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। रिवीजन टाइम, ठीक है। इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन है, राइट। चलो इसमें खुलने में टाइम लगेगा। ऑलराइट, चलो जी। सो रेज योर हैंड जो मुझे समझा सकते हैं व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। 3 पॉइंट्स बताने हैं मुझे। तमन्ना तुम बताओगी? भाई रेज योर हैंड, जो पढ़ के आया है, जो कोशिश करना चाहते हैं, है ना। जिन्होंने नहीं करना फिर ऊपर क्या कर सकते हैं उनका। ठीक है, तो हमें रुशील ने हाथ खड़ा करा है। ठीक है रुशील, बता बेटा ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, मुझे नहीं पता। मैम abnormal hemoglobin ड्यू टू रॉन्गली फोल्डेड बीटा चेन जो कि क्रोमोसोम 11 पे होती है, और ये क्वालिटेटिव डिजीज है। इसमें सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन होता है। म्यूटेशन। यस मैम, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव? मैम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव है। सिकल सेल एनीमिया में जो सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन की मिसफोल्डिंग होती है ना, तो बीटा चेन बनाने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम कौन से पे है? मैम 16। 16 पे, अच्छा। और कौन सा कोडोन, किस कोडोन में चेंज हो जाता है? 6 में। कोडोन का नाम बताना। मैम जीयूजी। तो जीयूजी चेंज होता है किसमें? मैम जीयूजी बनता है बेसिकली, अच्छा, जीयूजी म्यूटेशन के बाद बनता है, तो पहले कौन सा? बाद बनता है। जीएजी होता है, उसके बाद जीयूजी बनता है। हाँ, गैग से गूग में चेंज हो जाता है। कौन सी पोजीशन होती है ये अमीनो 6 एसिड की? कोडोन। 6 पोजीशन होती है अमीनो एसिड की। गुड गुड, वेरी गुड। तो सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल में फीचर क्या देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल के अंदर? अगर उसको सिकल सेल एनीमिया है तो उसमें क्या गड़बड़ी दिखाई देगी? मैम एक तो आरबीसी की जो शेप है वो सिकल शेप हो जाएगी, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, सीवियर पेन होती है क्योंकि O2 का सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हाँ गुड। तो सिकल सेल एनीमिया के कैरियर सर्वाइव कर पाए, तो जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि आरबीसी की शेप सिकल से शेप हो गई ना, वो ऐसी हो गई, तो वो ब्लड वेसल में फंस जाती है, क्लॉटिंग कर देती है। गुड, वेरी गुड ऋषि, तो बहुत अच्छे से याद है। नोट्स बनाए हैं इसके तूने? यस मैम। हाँ, इसको जितने अच्छे से याद है ना, इसी पे नंबर मिलते हैं। नाइस, अच्छा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कौन बताएगा? रुशिन, ना हाथ नीचे कर ले बेटा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
प्रीति, सिर्फ रुशील और प्रीति पढ़ के आए हैं? यस बता मैम। बता बेटा, क्या पता? क्लाइन सिंड्रोम है, वो सेक्स लिंक्ड है। इसमें जो मतलब कि डिसीज होती है वो मेल को होती है, जिसमें उनका क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम डबल हो जाता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइसोमी। और फीचर कैसे दिखते हैं? मैम ये सर्टाइल होते हैं, और सटाइल मतलब? ये मतलब फट कैन नॉट फॉर्म स्पर्म। हाँ, बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे इनमें। और फेमाइन कैरेक्टर दिखते हैं इसमें, महिलाओं जैसे कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे ब्रेस्ट। तो ऐसे फेमाइन Yes. कैरेक्टर के डेवलपमेंट को हम क्या टर्म देते हैं? गाइने गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया। ये शाबाश, वेरी गुड। इसको भी बहुत पॉइंट से याद है, शाबाश, गुड। इसके नंबर मिलते हैं। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों ने अच्छा बोला। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा, डाउन सिंड्रोम? रेज योर हैंड। नीता, 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 बोल ले भाई। अच्छा दीक्षा, तुम बताओगी? मैम ये ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, और इसमें ट्राइसोमी होती है कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इससे फर्टाइल हाँ, होता है। रुक जा भाई, ट्रेन रुका ले। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कौन सा? 21 21 पे क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। हाँ, इसमें फीचर क्या होते हैं बता? मैम मेंटल रिटार्डेशन होती है, और हम्म, टंग पे प्रोटू प्रोट्यूडेड टंग होती है, फरोटंग प्रोट्यूजन हो होते जाता हैं, हाँ, फरो टंग, सॉरी, फरो टंग हो जाती है। और है, पाल्म इंक्रीज हो जाता है। नॉन नहीं नहीं, पाम पाम क्रीज, इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीज। पाम क्रीज मतलब एक सीधी लाइन दिखाई देती है ऐसे करके, ऐसे। जो हाँ? ये मैम और इसमें ये फर्टाइल होते हैं, सटाइल होते हैं? फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल होते हैं, यस, दे कैन प्रोड्यूस बेबीज, शाबाश। और कुछ? कोजेनिटल कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, पैदा होने से ही वो प्रोन है कि उनको दिल की बीमारियां हो सकती है, राइट? ये कहीं नीट में किसी क्वेश्चन में लाइन थी, कोजेनिटल कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, ये मैंने लिखवाई थी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, ये लिख लेना, शाबाश। और कुछ बेटा? मून शेप फेस होता है ना? गोल सा फेस होता है। और टंग फरो भी होती है और प्रोट्यूडिंग भी होती है, टंग थोड़ी बाहर को रहती है ना, ऐसे, है ना? प्रोट्यूडिंग टंग भी होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, डाउन सिंड्रोम पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रोट्यूडिंग टंग भी होती है हमारे पास, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। दीक्षा ने बोला था ना? यो मैम। ठीक है, गुड। चलो मुझे जल्दी से बता दो, टर्नर सिंड्रोम कौन बताएगा? मैम मैं कौन, बकरी? मैम तमन्ना मैम, मेरा पहले नेटवर्क नहीं चल रहा था। ओहो, हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब बताओ, बता भाई, टर्नर सिंड्रोम, तेरी टर्न है, चल बता। यस मैम। मैम ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है मैम, जिसमें एक्स क्रोमोसोम वो नहीं होता है, उसमें सिर्फ 45 ही क्रोमोसोम होते हैं तो मैं मैम। क्या और लिखूं यहाँ पे, लिखूं क्या? मैम एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैम 2n-1 मोनोसोमी होती है, तो एक क्रोमोसोम नहीं होता उसमें। 2n-1 मोनोसोमी होती है, और मैं सेक्स क्रोमोसोम को कैसे लिखूं, 0 0 लिख दूं? मैम एक्स और ओ। एक्स और ओ मीन्स यहाँ पे एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, शाबाश बेटा। मेल में होता है, फीमेल में? मैम ये फीमेल में होता है और बता। मैम। और ये क्या होती है, इसमें स्टेराइल होता है मैम ये, और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं मैम, इसकी मतलब फीमेल की तरह करेक्टर्स आते हैं इसमें। फीमेल में होता है, फीमेल कैरेक्टर ही होता है, वो तो कुछ नहीं है मतलब उसमें। ये स्टेराइल होता है, मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कौन से ऑर्गन डिजेनरेटेड होते हैं? ओवरीज, ओवरीज डिजेनरेटेड होती है, ठीक है, उसकी ढंग से ओवरीज ही नहीं होती, यूट्रस नहीं होता, तो स्टेराइल फर्टाइल कैसे होगी ना? यस मैम। और कुछ?
इज इट अ सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल? मैम इसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते क्योंकि हार्मोन की कमी हो जाती है ना, कैरेक्टर मिसिंग। और इसमें मैं बोलते बोलते भूल गई। मैम सिम्टम्स वैप्ड वेब नेक वैप्ड बेटा तुम हो तमन्ना, अपनी बारी में बोल नहीं रही, उसको बोलने दे नहीं रही है। तुम्हारी बारी बोलती है वो, फिर बेचारी को बोलने दो, उसकी भी तमन्ना है, वो भी आंसर दे दे। वेब्ड नेक होती है इसमें, है ना? यस मैम। और मैं कुछ पूछ रही थी और मेरे को भूल गया। और पूछ रही थी, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक्ड है तमन्ना? मैम सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड है ये, राइट? ऑटोसोमल नहीं है। गुड। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या मेंडेलियन? मैम क्रोमोसोमल। मृत्यु होगी थी ना यहाँ पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो पढ़ के आए हैं, बाकी जो नहीं पढ़ के आए उनको पता चल गया ना, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें नहीं आता, राइट? तो संडे टेस्ट में फंस जाओगे, तो फंसना मत। कल दोबारा इसी चैप्टर का लूंगी, पर ये नहीं बताऊंगी कौन से पार्ट का लूंगी, है? तो पढ़ के आना कल ये चैप्टर, ठीक है? जो नहीं पढ़ के आए थे वो पढ़ के आना, क्योंकि मैं डिजीज भी दोबारा पूछ लूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। ओके, ऑलराइट, चलो किसी को भी डाउट? नो मैम। मैम ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे कहते हैं अलविदा।